तो ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जिनके साथ कुछ लड़के बार बार जबरदस्ती करते हैं, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने हार नहीं मानी और उन सब लड़कों से एक एक करके अपना बदला लिया। चलिए जानते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियां कैटी और नैन्सी को देखते हैं जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और अब वो स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी। वो दोनों आपस में बात करती है कि इस बहाने वो न्यूयॉर्क भी घूम लेगी और वहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग भी कर लेगी। अगली सुबह उन दोनों को लेने उनके अंकल जेसन आते हैं जो कि एक FBI एजेंट थे। जब वो दोनों जेसन के घर जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब नए शहर में आने के बाद कैटी और नैन्सी अपना नाम भी नया रखने की सोचती है। जहाँ कैटी अपना नाम हैदर तो नैन्सी अपना नाम रैपली रखती है। अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है क्योंकि कैटी और नैन्सी को स्टडी करने के लिए एग्रीकल्चर फार्म में जाना था। जहाँ पर जेसन इन दोनों के साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है। जहाँ पर नैन्सी जेसन को जाने के लिए कहती है कि अब वो यहाँ से चली जाएगी। वहाँ वो पहुंच के उन्हें मैसेज कर देगी जिससे जेसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे वो ये समझ सके कि वो लोग सेफ है। कैटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी। जेसन उन्हें कहता है कि तुम्हें हर बार अलग अल्फाबेट वर्ड का यूज करना है ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को ना समझ सके। यहाँ पर रोड से गुजरते हुए दो लड़के नैन्सी और कैटी को देखते हैं। जेसन के यहाँ से जाने के बाद कैटी और नैन्सी कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो कुछ देर पहले उन्हें देख कर गए थे। उन लड़कों का नाम जेड और ल्यूकस था और वो केटी और नैन्सी से बातें करने लगते हैं। यहाँ पर केटी और नैन्सी उन्हें अपना नाम हैदर और रैपली बताते हैं। कैटी उन्हें बताती है कि हम न्यूयॉर्क के एक फार्म में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। इस पर जेड उन्हें कहता है कि हम भी वहीं पर जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो हम तुम्हें वहाँ पर छोड़ देंगे। लेकिन कैटी उनके साथ जाने से मना कर देती है। जेड और लुकस वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तब नैन्सी उन्हें उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वो दोनों उनके साथ चली जाती है। यहाँ से वो दोनों केटी और नैन्सी को फार्म ना ले जाकर अपने घर ले जाते हैं जो कि जंगल के एकदम पास था। ये देखकर कैटी और नैन्सी घबरा जाती है और उन्हें तुरंत ही फार्म जाने के लिए कहती है। तभी घर से जेड और लुकस की मॉम आती है जो उन्हें बड़े ही प्यार से चाय पीने के लिए कहती है और उन्हें बताती है कि इसके बाद जेड और लुकस तुम्हें फार्म छोड़ देंगे। और जब वो दोनों चाय पी रही थी तभी कैटी के पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है जिस पर कैटी उन्हें एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है। इससे जेसन समझता है कि वो दोनों सेफली फार्म पहुंच चुकी है। वही इधर लुकस की मॉम उन्हें कुछ खाने के लिए देती है जिसे खाते ही कैटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था जिससे वो दोनों समझ जाती है कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा था। इसलिए वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद जेड और लुकस उन्हें उठाकर वापस अपने घर में लेकर जाते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है वो दोनों खुद को जंगल में पाती है। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल की ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ पर बोरिस नाम का एक आदमी आता है जो कैटी का फोन दिखाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारे फोन में किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है जिससे तुमने पिछली बार मैसेज में उसको एप्पल लिख के भेजा था। तो वो दोनों से उसका मतलब पूछने लगता है जहाँ पर केटी उसे बताती है कि ये उनका कोड वर्ड है और इसका मतलब है कि वो लोग सेफ है। इसके बाद बोरिस जेसन को रिप्लाई करते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है और हम फन कर रहे हैं और कोड वर्ड के साथ वो एप्पल भी लिखता है। इसके बाद वो लोग कैटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं कि तभी वहाँ पे एक शेरिफ नाम का पुलिस ऑफिसर आता है जिसे देखकर कैटी और नैन्सी उससे मदद मांगती है। लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जेड और लुकस के साथ मिला हुआ है। ये देखकर वो दोनों ज्यादा डर जाती है। यहाँ केटी और नैन्सी उनको समझाने की कोशिश करती है, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन वो लोग उनकी एक नहीं सुनते। वो पुलिस वाला वाइग्रा की गोली खाता और अपने लिए केटी को चूज करता है। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को केटी के साथ उस कंटेनर से बाहर आते हुए देखते हैं जिससे हमें पता लगता है कि उसने केटी के साथ बहुत जबरदस्ती किया है। दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं जिसको केटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही है क्योंकि केटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया था। वहीं उधर वो लोग केटी के कंटेनर में एक सन की नशेड़ी को बेचते हैं जो उसके पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है जिससे केटी जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद वो सन की आदमी केटी के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर ये सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। ये लोग कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। वहीं जेसन कैटी और नैन्सी का पता लगाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पर कॉल करके देखता है लेकिन उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो दोनों तो एक बार भी यहाँ पर नहीं आए हैं। यहाँ पर जेसन समझता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं केटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो
रहा था, क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था उसके आने से पहले जेड और लूकस उन दोनों के मुंह पर मास्क पहना देते हैं और वो कस्टमर भी एक पिग वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जेड और लूकस उस कस्टमर को कैटी और नैन्सी के चेहरे से मास्क उतारकर उस कस्टमर को उनके चेहरे दिखाता है। कैटी और नैन्सी उस पिग मास्क वाले आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर गई थी। यहाँ पर वो बंदा नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाके उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद जब कैटी नैन्सी के पास जाती है तो वो देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। वहीं दूसरी साइड जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर वो उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। जेसन उसे कैटी और नैन्सी की किडनैपिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर जेसन से पूछता है कि आपको कैसे पता वो दोनों किडनैप हुई हैं। यहीं पर जेसन उसे कहता है कि उसने अपनी भतीजी कैटी को एक कोड वर्ड एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन कैटी ने वही कोड वर्ड 2 बार इस्तेमाल किया था। यहीं जंगल में बोरिस को उस पुलिस ऑफिसर से ये सारी खबर मिलती है कि कैटी के अंकल एक FBI एजेंट है और कैटी ने हम लोगों को उस कोड वर्ड के बारे में गलत जानकारी दी थी। बोरिस जेड को उस कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बात करता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो जेड को कहता है कि हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। वहीं कैटी कंटेनर के पास खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसके बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। वहीं दूसरी ओर जेसन भी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर कैटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे। जेसन वही काम कर रहे एक आदमी से कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, जहां वो आदमी उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि वो लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को वहाँ पर लाते हैं जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। वो उस नशेड़ी आदमी को कहते हैं कि हम दोनों जल्दी ही वापस आएंगे, तब तक तुम इन दोनों पर नजर रख कि कहीं ये यहाँ से भाग ना जाए। उनके वहां से जाते ही कैटी उस नशेड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। और जैसे ही कैटी उस नशेड़ी के करीब जाती है, कैटी उसके गले पर जोर से काट लेती है और उसके गले से खून निकलने लगता है और वहीं पर उस नशेड़ी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां पर छुप जाती है और जब वो पुलिस वाला वहां पर पहुंचता है तो वो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। यहाँ से वो दोनों एक मॉल में जाकर वहां से बहुत सारा अजीब सा सामान खरीदती है, जैसे हथौड़े, बहुत सारी कीले और टेनिस बॉल और बहुत खतरनाक हथियार। इसके बाद वो मॉल के कैशियर के पास जाकर उनसे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है, जिस पर वो उन्हें बोरिस के घर का एड्रेस बता देता है। वहीं जेसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है। वहां पर उसे बोरिस के घर का पता मिल जाता है। यहाँ बोरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर कैटी और नैन्सी आती है और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीले लगाकर उसके मुंह पर फेंकती है, इससे वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसे होश आता है वो खुद को टेबल से बंधा पाता है। बोरिस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। यहाँ उनके अंकल भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच गए थे। वहीं उनके घर के अंदर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मार्क्स वाले आदमी का घर का एड्रेस पूछती है। इस पर बोरिस उन्हें उनके घर का एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो दोनों उसके पिछवाड़े में एक कीलों से भरा हुआ बेसबॉल बैट घुसा देती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर जेसन जल्दी से उस घर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर जेसन को बोरिस मरा हुआ दिखता है। तभी उसे घर के पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब तक वो बाहर जाता है तब तक कैटी और नैन्सी गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। जेसन वापस जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर पुलिसमैन से दोबारा कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी जेसन कैटी को कॉल लगाता है। तभी उसे पता लगता है कि कैटी का फोन उस पुलिस वाले के पास ही है। इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, पुलिसमैन उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है और दूसरी ओर कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंचती है, जहां हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर था। इसके बाद नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर वहां उसके पास पहुंचती है और वो नैन्सी को एकदम से पहचान लेता है और तभी कैटी पीछे से उसके सिर पर बेसबॉल बैट से हमला करती है, उसे बेहोश कर देती है और वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन में लेकर आती है और वहाँ एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीद कर उस पे पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा ही जला देती है। वहीं जेसन को उस पुलिस वाले ने कैद कर रखा था। उसके बाद वो 2 नई लड़कियों को किडनैप करके लाता है और जब वो उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी
पीछे चुपके से कैटी और नैन्सी वहां आकर बेसबॉल से उसके सर पर अटैक करती है और उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी कैटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराती है और वो दोनों बारी बारी से उस पर गन पॉइंट करते हैं, उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन वो सभी शूट में बच जाता है, जिससे उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती है। लेकिन अगले ही सेकंड में केटी उसे फाइनल शूट करके मार डालती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी वहां मौजूद दोनों लड़कियों को पूरी तरीके से फ्री करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती है और खुद वहां से चली जाती है। वो लड़कियां जेसन की रस्सी खोलकर उन्हें बताती है कि उन लड़कियों ने हमें ऐसा करने को कहा। यहाँ पर जेसन को पूरी बात समझ में आ जाती है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं, कैटी और नैन्सी है। वहीं हम जेड और लूकस की मॉम को देखते हैं, जो इस समय ड्रिंक कर रही थी, जिससे उसे अजीब सा नशा होने लगता है, जिससे वो वहीं पर जमीन पे गिर जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तब वहाँ कैटी और नैन्सी उसको बेसमेंट में कुर्सी से बांध रखा होता है। उन दोनों ने जेड को भी उसके बिल्कुल सामने वहीं पर बांध रखा था। यहाँ पर केटी और नैन्सी जेड को उस मॉम की आंखों के सामने बेसबॉल बैट मारकर उसे नीचे गिरा देती है और फिर दोनों बेसबॉल बैट से मारते हुए उसे जान से मार देती है, जिससे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो उसकी मॉम को लूकस के पास लेके जाती है, जहाँ वो लूकस के हाथ में बेसबॉल बैट देकर उसकी ही मॉम को उसे मारने के लिए कहती है और उसे धमकाती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाता है, जिससे नैन्सी उसे गन से शूट करके मार देती है। इसके बाद वो उसी गन को साफ करके लूकस के हाथ में पकड़ा देती है, जिससे कि पुलिस को लगे कि वो लोग आपस में ही लड़कर मर गए हैं। इसके बाद उनकी मॉम कैटी और नैन्सी को कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर कैटी और नैन्सी बहुत हंसती है और कैटी एक कटिंग मशीन से उसका धड़ उसकी बॉडी से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जेसन कैटी और नैन्सी के घर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैटी और नैन्सी दोबारा से न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में अपने अंकल जेसन के साथ जा रही थी और फाइनली वो न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में पहुंच जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।